ओके, तो रीनल पैथोलॉजी की हम नेक्स्ट डिजीज़ भी स्टडी कर लेते हैं। अब हमने पैटर्न एक बनाया हुआ है डिफरेंट डिजीज़ को स्टडी करने का। एक तो ये कि हम जब भी कोई डिजीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कराएगी या नेफ्रेटिक सिंड्रोम कराएगी, और उसकी क्लिनिकल पिक्चर इसी बात पर डिपेंड करेगी कि उसमें वेदर ग्लोमेरुलर वॉल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं या फिर सेल्स की प्रोलिफरेशन और इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इसी के बेसिस पे हम उसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि क्या वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन देगी या नेफ्रेटिक सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन देगी। देन हम हर एक डिजीज़ की लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की पिक्चर भी स्टडी करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट डिजीज़ देखने वाले हैं दैट इज़ एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब हमने इसी तरह की डिजीज़ थर्ड ईयर में स्टडी की थी जो जिसमें ये देखा था कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो रही थी आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये भी बिल्कुल वैसे ही एक डिजीज़ है कि अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है विद बीटा हेमोलिटिक टाइप ए बैक्टीरियम, तो उसकी वजह से आफ्टर 1 to 4 वीक्स कि वो मतलब उसकी जो इन्फेक्शन इटसेल्फ है वो तो रिकवर कर गया उससे, लेकिन उसकी वजह से नेफ्रोपैथी हो गई या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया। ठीक है, तो इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो यही है कि एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज बाय द ग्लोमेरुलर डेपोजिशन ऑफ द इम्यून कम्प्लेक्सेस। अच्छा, डेपोजिशन तक तो इतनी कोई कम्प्लेक्स बात नहीं और हमें इतना समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पर ये लिखा हुआ रिजल्टिंग इन प्रोलिफरेशन एंड डैमेज द ग्लोमेरुलर सेल्स की ग्लोमेरुलर सेल्स का डैमेज और प्रोलिफरेशन शुरू होगी, साथ में इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है विद ल्यूकोसाइट्स। जहाँ इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाए, जहाँ पे डैमेज शुरू हो जाए और प्रोलिफरेशन शुरू हो जाए, वहाँ हमें बताइए पिक्चर कौन सी मिलती है हमें, नेफ्रेटिक सिंड्रोम मिलती है, राइट। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें मोस्टली न्यूट्रोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है बिकॉज ये एक्यूट डिजीज़ है। ओके, अब जो हाँ कहा गया कि जो उसका क्लासिकल पैटर्न है वो तो स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म के साथ ही शो होता है, लेकिन इसके अलावा न्यूमोकोकल ऑर्गेनिज्म भी कॉज करा सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म भी कॉज करा सकते हैं ये डिजीज़। अच्छा, पैथोजेनेसिस यही है कि डेफिनेटली उस बैक्टीरियम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी और उन्होंने वेदर ग्लोमेरुलर एंटीजेंस या फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट या एक्सोजेनस एंटीजेंस के अगेंस्ट कम्प्लेक्सेस बनाए एंड दोज कम्प्लेक्सेस गेट डिपॉजिटेड इन द रीनल टिश्यू। और एक बार जहाँ पर डिपोजिशन होगी इम्यून कम्प्लेक्सेस, उसके बाद दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और देन होता है अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुई, अटैक कॉम्प्लेक्स बना और वहाँ पर नेफ्राइटिस या इन्फ्लेमेशन शुरू होगी। अब हमें लाइट माइक्रोस्कोपी भी कैसी पिक्चर मिलेगी, डेफिनेटली जो ग्लोमेरुलर सेल्स होंगे उनकी स्वेलिंग होगी, उनकी प्रोलिफरेशन होगी, और यही हमें क्लिनिकल पिक्चर मिलती भी है लाइट माइक्रोस्कोपी की, दैट देयर इज एन इंक्रीज्ड सेलुलैरिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर ट्राफ्ट्स। ये लाइट माइक्रोस्कोपी की पिक्चर है। ठीक है, इंक्रीज सेलुलैरिटी। सेकेंडली, जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करते हैं तो अब तक हमने जितनी भी डिजीज़ स्टडी की हैं, हमने मिनिमल चेन डिजीज़ भी की है, हमने मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी भी की है, हमने मेम्ब्रेनल प्रोलिफरेटिव डिजीज़ भी की है। सब में इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें क्या मिल रहा था, C3 और IgG एंटीबॉडीज़ मिल रही थी ना, ग्रैनुलर पैटर्न, राइट। इसमें भी सेम वही अपीयरेंस है कि ग्रैनुलर पैटर्न में IgG एंटीबॉडीज़ में नजर आती हैं। अच्छा, जब आपको एंटीबॉडीज़ का नाम याद ना आ रहा तो आप IgG और C3 लिख देना। ठीक है, और अब तक हमने जस्ट ग्रैनुलर पैटर्न ही ऑब्जर्व किया, विच मीन्स कि दिस माइट बी द कॉमन पैटर्न। प्लस हमने ये देखा, हमने पिछली 3 डिजीज़ स्टडी की थी, मिनिमल चेन डिजीज़, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और मेम्ब्रेनल प्रोलिफरेटिव डिजीज़, उन तीनों की प्रेजेंटेशन क्या थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की थी। यहाँ से ऑनवर्ड हम नेफ्रेटिक सिंड्रोम वाली डिजीज़ स्टडी करने वाले हैं, लाइक एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस भी नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, IgE नेफ्रोपैथी भी नेफ्रेटिक सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन देती है। और आगे हमारे पास एक और डिजीज़ है, वो भी इसी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, वो भी इसी की प्रेजेंटेशन देती है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम की। प्लस हमें एक और बात पता होना चाहिए कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसका कोर्स बहुत इंसीडियस होता है और इतना फैटल नहीं होता और उसका ना रैपिड कोर्स नहीं होता, जबकि जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम वाली डिजीज़ है ना, ये तो एक्यूट डिजीज़ होती है मोस्टली, और उसका जो प्रोग्रेशन होता है वो फास्ट होता है और वो फिर फैटल होती हैं। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें एक सब एपिथेलियल हम्प्स मिलते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे अब तक मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में हमने सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स देखे थे, मेम्ब्रेनल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में हमने सब एपिथेलियल डिपॉजिट नहीं, हाँ फर्स्ट में हमने सब एंडोथेलियल देखे, सेकंड में हमने सब एपिथेलियल देखे थे, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम अगेन सब एपिथेलियल हम्प्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी होगी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पिक्चर होगी कि हमें सब एपिथेलियल हम्प्स मिल रहे हैं इस पर, और इसको हम एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। अच्छा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैंने पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने डिजीज़ स्टडी नहीं की, तो हम टेबल को क्या ही स्टडी करेंगे। मेम्ब्रेनस वाले में एज यू कैन सी कि ऐसा मैंने देखा IgG, C3, IgG यही सारी मिल रही हैं। और सबसे पहले हमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिले थे इन केस ऑफ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स मिले थे इन केस ऑफ मेम्ब्रेनल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, और इसमें एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शन हमें सब एपिथेलियल हम्प्स मिल रहे हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके,
अच्छा, देन हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर देखते हैं। तो क्लिनिकल पिक्चर की सिंस मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ है, प्रोलिफरेशन हो रही है मोस्टली सेल्स की इसमें। तो जो क्लिनिकल पिक्चर्स में हमें क्या मिल रहा है, एडीमा, हाइपरटेंशन, एजोटीमिया, ये तीनों किसके साइंस थे, नेफ्रिटिक सिंड्रोम के, राइट। तो एडीमा, हाइपरटेंशन एंड एजोटीमिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमें हल्का सा प्रोटीन यूरिया भी मिल सकता है, जो सब नेफ्रोटिक होता है मोस्टली। और इसमें सिंस हम भी नो कि हिमाचूरिया भी क्लासिकल सिम्टम होता है ना नेफ्रेटिक सिम्टम का। तो हिमाचूरिया में मिलता है, लेकिन वो ना स्मोकी ब्राउन कलर का होता है कंपेयर टू ब्राइट रेड कलर। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही होती है हीमोग्लोबिन की टू मेथियोग्लोबिन। तो हर डिजीज़ में कोई ना वो एक क्लासिक वर्ड, एक इंडिविजुअल वर्ड ज़रूर देखते हैं जिसको जो उसका ना आइडेंटिफाइंग फीचर होता है। लाइक हमने मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में देखा था कि स्पाइक एंड डोम पैटर्न था, ठीक है। और हमने मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव डिजीज़ में क्या देखा था, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखी थी, रिमेंबर। और अब हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में आ गए। तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, स्मोकी ब्राउन कलर्ड यूरिन। स्मोकी ब्राउन कलर्ड यूरिन का अगर वर्ड यूज़ हो ना MCQ में, SCQ में, तो समझ आना कि इसमें ये एक्यूट प्रोलिफरेटिव डिजीज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये इसका केस है। तो ये उसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर होगा। फिर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का टाइटर इंक्रीज में मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन थी। और कहा जाता है कि यंग चिल्ड्रन में या बच्चों में इसका अच्छा कोर्स होता है और ये प्रोग्रेस नहीं करता तो टू रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जबकि अडल्ट्स में से कोर्स थोड़ा ख़राब होता है और इट कैन रिजल्ट इन क्रिसेंट फॉर्मेशन बाद में स्टडी करें, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है, किडनी का फीचर है, ठीक है। और स्कारिंग का मतलब क्या, कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है एंड इट माइट रिजल्ट इन एंड स्टेज रीनल फेलियर एज वेल। बट वो अडल्ट्स में, बच्चों में मोस्टली रिकवर हो जाती है, उसका प्रोग्रेशन टू क्रोनिक किडनी डिजीज़ लो रही है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने स्टडी किए हैं अबाउट acute post-infectious glomerulonephritis. I hope it was easy and helpful.